साल 2001 दिसंबर का महीना। थाने सेंट्रल जेल की दीवारें थी और ठंडी और सीलन भरी। दोस्तों, बाहर दुनिया नई न्यू ईयर पार्टी की तैयारी में बिजी थी। हल्की फुल्की पटाखों की आवाजें भी आ रही थी, पर जेल के अंदर का सब सन्नाटा था। यहाँ टाइम घड़ी से नहीं चलती थी दोस्तों, बल्कि गार्डों के जूतों की आवाजों से मापा जाता था। इस जेल की एक छोटी सी कोठरी में कैदी नंबर 167 दुबका बैठा था। ये कोई आम कैदी नहीं था, ये था हर्षद शांतिलाल मेहता। ये वो बंदा था जिसके एक इशारे पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तूफान आ जाया करता था। इसकी लेक्सस कार वर्ली का 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस उस जमाने में सबके लिए सपना था। लोग इसे बिग बुल कहते थे, जिसने एसीसी के शेयर को 200 रुपए से 9,000 तक पहुंचा दिया था। आज बस एक कैदी था जिस पर 72 क्रिमिनल केस और 100 से ज्यादा सिविल केस लदे पड़े थे। नवंबर 2001 में एक नए केस में इसकी गिरफ्तारी हुई और जमानत नहीं मिली। हर्षद पूरी तरह थक चुका था। वकीलों ने भी कहा कि वो बंदा बहुत टेंशन में है, पर उसकी आंखों की चमक अभी गई नहीं थी दोस्तों। वो एक मास्टर शतरंज की खिलाड़ी की तरह अपनी आखिरी बाजी के लिए सही टाइम का इंतजार कर रहा था। रात के खाने का टाइम हुआ। एक गार्ड सावन ने थाली सलाखों के नीचे से सरका दी। हर्षद ने थाली उठाई। दाल रोटी के नीचे रोटी के अंदर लिपटा एक छोटा सा कागज था। हर्षद ने जल्दी से उसे मुट्ठी में छुपा लिया और गलियारे के शांत होने का इंतजार किया। जब सन्नाटा छा गया तो उसने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर बस एक शब्द लिखा था, समझौता। ये कोई ऑफर नहीं था दोस्तों, ये एक फाइनल वार्निंग थी। उसके दुश्मन जो दिल्ली के पावर कॉरिडोर और फाइनेंशियल की ऊंची इमारतों में बैठे थे, उन्हें सब पता चल गया था। वे जानते थे कि हर्षद अब चुप नहीं बैठेगा। वे जान गए थे कि वो अपना ब्रह्मास्त्र यूज करने वाला है, जिसे उसने फाइल डील के लिए बचा कर रखा था। हर्षद को लगा ये गिरफ्तारी, ये प्रेशर, ये सब कुछ उसे तोड़ने की चाल है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि कोने में धकेला गया शेर सबसे खतरनाक होता है। अब जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो पूरे जंगल में आग लगाने को रेडी था। समझौता का मतलब था कि वो उनकी प्लान जानते हैं और उसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। खेल का फाइनल राउंड शुरू हो चुका था और इस बार रूल्स बहुत ही क्रूर होने वाले थे। वो एक शब्द हर्षद को पुरानी बातों की याद दिला गया। 1991 में वो दलाल स्ट्रीट का बेताज बादशाह था। वो सिर्फ स्टॉक ब्रोकर नहीं था, वो सपना बेचने वाला था। उसने बैंकिंग सिस्टम की उन कमजोरियों का फायदा उठाया जो किसी को दिखी ही नहीं। नकली बैंक रसीद यानी कि BRs और रेडी फॉरवर्ड RF डील के जरिए उसने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए निकाले और शेयर बाजार में लगा दिए। पर वो ये सब अकेला नहीं कर रहा था दोस्तों। उसकी सक्सेस का महल सिर्फ उसकी चालाकी पर नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे अनगिनत लोगों की मिली भगत पर खड़ा था। राजनीतिक पावर। सबसे बड़ा नाम था प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का। 1993 में हर्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उसने प्रधानमंत्री को 1 करोड़ की रिश्वत दी। उसके परिवार का मानना था कि इस खुलासे के बाद ही सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। दूसरे थे फाइनेंशियल लोग। सिटी बैंक जैसे विदेशी बैंक और आदित्य बिरला और हेमंत कोठारी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी इस स्कैम में शामिल थे। वे जानते थे, जिन्होंने या तो उनकी हेल्प की या फिर जानबूझकर आंखें बंद रखी। और फिर थे उनके कॉम्पिटिटर ब्रोकर, जिन्हें बेयर कार्टेल कहते थे। ये वो उसकी सफलता से जलते थे और उसके पतन से उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। पर हर्षद का असली ब्रह्मास्त्र वो रिश्वत वाली कहानी नहीं थी। असली चीज थी एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। उस डायरी में डेट्स के साथ उन सभी सीक्रेट मीटिंग्स, फोन कॉल्स और गलत लेन देन का हिसाब किताब था, जो साबित कर सकता था कि 1992 का स्कैम सिर्फ हर्षद मेहता का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का सामूहिक पाप था। ये डायरी सबूत थी कि उसकी असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि ये नॉलेज था कि सिस्टम में लगभग हर कोई बिका हुआ था। ये डायरी उसके भाई अश्विन के पास एक सेफ जगह पर थी। हर्षद ने प्लान बनाया था कि अगली कोर्ट डेट पर जब उसे लगेगा कि सारे रास्ते बंद हैं, तो वो डायरी को सबके सामने रख देगा। ये न सिर्फ उसे बचाएगी, बल्कि पूरे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सेटअप की नींव हिला देगी। अब उसे समझ आया, समझौता का मतलब था कि वे उसके इस योजना के बारे में जानते हैं। वे जानते थे कि अगर ये डायरी बाहर आ गई तो ये सिर्फ एक और मार्केट क्रैश नहीं होगा, ये कई दशकों तक देश की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा।
उसे चुप कराना अब उसकी जरूरत बन गया था और वो जानते थे कि हर्षद मेहता को चुप कराने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था। उसी रात जब हर्षद जेल में बेचैन था, दिल्ली में लुटियंस जोन्स के एक वीआईपी बंगले में 3 लोग भविष्य का स्क्रिप्ट लिख रहे थे। पहला बंदा मंत्री जी था जो नरसिम्हा राव की सरकार में एक बड़ा चेहरा था। दूसरा था बैंकर साहब, एक बड़े सरकारी बैंक के एक्स चेयरमैन जिन्हें स्कैम के बाद चुपचाप रिटायर कर दिया गया था। तीसरा था त्यागी, एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर जो अब पावर कॉरिडोर में प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करता था। उसे पता चल गया है, मंत्री जी ने अपनी विस्की के गिलास को घूरते हुए कहा, हमारे आदमी ने कंफर्म किया है कि वो अगली सुनवाई में डायरी खोलने वाला है बाबू। बैंकर साहब के माथे पर पसीना आ गया। अगर ऐसा हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे, मार्केट फिर क्रैश होगा और देश 10 को पीछे चला जाएगा मंत्री साहब। त्यागी जो सिगार पी रहा था धुआं छोड़ते हुए कहा, पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, भरोसे का धागा टूट जाएगा, तो अब क्या करें? मंत्री जी ने कांपते हुए पूछा। त्यागी ने सिगार बुझाया और दोनों को अपनी ठंडी आंखों से देखा। उसे नेचुरल कारणों से मरना होगा। उसने धीरे से कहा, जेल में बहुत स्ट्रेस होता है, दिल कमजोर हो जाते हैं। उसने अपना प्लान बताया। ये क्रूर होने के साथ साथ सिंपल भी था। वो जेल के अंदर एक डॉक्टर और एक गार्ड का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें पहले ही खरीदा जा चुका था। पहला स्टेप था, उसे एक ऐसी दवा दी जाएगी जो धीरे धीरे काम करती है और हार्ट अटैक जैसे लक्षण पैदा करती है। त्यागी ने एक खास जहर कार्डियोटॉक्सिन का जिक्र किया जिसे टेस्ट में पकड़ना लगभग नामुमकिन था। ये दवा उसे रात के खाने में मिलाकर दी जाएगी। दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, जब मेहता सीने में दर्द की शिकायत करेगा तो गार्ड और डॉक्टर जानबूझकर देर करेंगे। वे इसे एसिडिटी बताकर टाल देंगे। हर मिनट कीमती होगा और वे हर मिनट बर्बाद करेंगे। फाइनल स्टेप होगा, जब उसे हॉस्पिटल से ले जाया जाएगा तो उसे ठाणे सिविल हॉस्पिटल में लाया जाएगा, एक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल जो अपनी भीड़ और कमी के लिए जाना जाता था। वहां अफरा तफरी के बीच उसकी मौत एक दुखद लेकिन नॉर्मल घटना के रूप में रिकॉर्ड की जाएगी। ये साफ सुथरा होना चाहिए, मंत्री जी ने जोर दिया। यह लापरवाही जैसा दिखेगा, हत्या जैसा नहीं, त्यागी ने आश्वासन दिया। इतिहास उसे एक ऐसे आदमी के रूप में याद रखेगा जो अपने ही पापों के बोझ तले दबकर मर गया। रूम में एक भयानक सहमति बन गई। बिग बुल का आखिरी सौदा तय हो चुका था और उसकी कीमत थी उसकी जान। 31 दिसंबर 2001 न्यू ईयर की शाम करीब शाम 7 बजे ये शुरू हुआ। पहले सीने के बीच में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ जिसे हर्षद ने एसिडिटी समझकर इग्नोर किया, पर कुछ ही मिनटों में खिंचाव एक तेज चूहने वाले दर्द में बदल गया जो उसके बाएं हाथ और जबड़े तक फैल रहा था। उसे तुरंत पता चल गया कि यह नॉर्मल नहीं है, दिल का दौरा था। उसने अपनी पूरी ताकत से कोठरी का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और गार्ड को आवाज लगाई, गार्ड हेल्प, मेरे सीने में दर्द है। कुछ ही मिनटों बाद गार्ड पाटिल धीरे धीरे चलकर आया। वो साजिश का हिस्सा था। चिल्ला क्यों रहे हो मेहता? बदहजमी हो गई होगी, बाहर पार्टी चल रही है, सोने देना सबको, उसने बेपरवाही से कहा। ये बदहजमी नहीं है, ये मेरा दिल है, डॉक्टर को बुलाओ। हर्षद दर्द से करा उठा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पाटिल ने उसे देखकर कहा, अच्छा ठीक है देखता हूँ, और ये कहकर चला गया, पर वापस नहीं आया। टाइम गुजरता गया। हर पल हर्षद के लिए टॉर्चर था। दर्द की लहरें उठ रही थी और उसकी ताकत कम हो रही थी। उसे पता था कि हार्ट अटैक में शुरुआती मिनट कितने जरूरी होते हैं। उसे जानबूझकर हेल्प से दूर रखा जा रहा था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वे उसे सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि वो अपनी मौत से पहले अपनी लाचारी को महसूस करे। 2 घंटे बीत चुके थे। हर्षद का शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसकी बार बार की चीखों के बाद आखिरकार जेल डॉक्टर वर्मा वहां पहुंच गया। वो भी त्यागी के प्लान का मोहरा था। क्या हुआ? उसने बिना किसी चिंता के पूछा। डॉक्टर, मेरा दिल, मुझे हार्ट अटैक आया है, हर्षद ने कांपते हुए कहा। डॉक्टर वर्मा ने लापरवाही से नब्ज चेक करने का नाटक किया। अरे घबराओ मत मेहता जी, ये शायद गैस का दर्द है, मैं तुम्हें एक एंटासिड देता हूँ। ये गैस नहीं है, मुझे पता है हार्ट अटैक कैसा होता है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हर्षद गुस्से और बेबसी से चिल्लाया।
डॉक्टर वर्मा ने झूठी मजबूरी दिखाई। देखिए, डिस्पेंसरी में हार्ट अटैक की कोई खास दवा नहीं है और इस टाइम जेलर साहब की परमिशन के बिना तुम्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता। तभी हर्षद के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो उसके परिवार ने एक इमरजेंसी किट दी थी। मेरी किट, उसने कांपते हुए या हांफते हुए कहा। उसने सॉर्बिटेट की गोलियां हैं, मुझे दो। डॉक्टर वर्मा इस बात से एक पल के लिए हैरान हो गया। प्लान में ये नहीं था, पर वो खुले तौर पर मना भी नहीं कर सकता था। उसने पाटिल को किट लाने को कहा। कुछ ही मिनटों बाद हर्षद ने सॉर्बिडेट की एक गोली अपने जीभ के नीचे रखी। दवा ने काम किया और थोड़ी देर के लिए दर्द कम हुआ, पर ये बस टाइम पास था। जैसे ही उसका दिमाग थोड़ा साफ हुआ, उसने डॉक्टर वर्मा की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई चिंता नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी, बस एक ठंडा हिसाब किताब वाला भाव चल रहा था। उसी पल हर्षद सब कुछ समझ गया। ये लापरवाही नहीं थी, ये बस प्लान्ड मर्डर था। वे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार रहे थे। 4 घंटे, पूरे 4 घंटे की भयानक तकलीफ के बाद जब जेल वालों को लगा कि अब और नाटक करना पॉसिबल नहीं है, तो आखिरकार उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया गया। स्ट्रेचर कहाँ है? हर्षद के बगल वाली कोठरी में बंद उसके भाई सुधीर ने चिल्लाकर पूछा। स्ट्रेचर नहीं है, इसे चलकर ही जाना होगा, पाटिल ने सख्ती से जवाब दिया। ये अमानवीय था। हार्ट अटैक के मरीज को चलने के लिए मजबूर करना मौत को दावत देने जैसा था। कांपते हुए अपने भाई और एक दूसरे कैदी के सहारे हर्षद ने अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा शुरू की। हर कदम उसके सीने में नया खंजर घोंप रहा था। जेल के गेट पर एक पुरानी पुलिस वैन खड़ी थी। उसे वर्दी में अंदर धकेल दिया गया। वैन उबड़ खाबड़ सड़कों पर उछलती हुई थाने सिविल हॉस्पिटल की ओर बढ़ी। हॉस्पिटल पहुंचकर अराजकता का माहौल था। न्यू ईयर की रात थी। इमरजेंसी वार्ड में बहुत भीड़ थी। उसे एक पुरानी व्हील चेयर पे बैठाया गया। एक नौजवान इंस्पेक्टर डॉक्टर भागता भागता आया। उसने जल्दी से ईसीजी मशीन लगाई। ग्राफ पर बड़ी लाइनें कंफर्म कर रही थी कि यह बहुत बड़ा हार्ट अटैक था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हर्षद की सांसें उखड़ रही थी। उसने अपनी बची खुची ताकत से अपने भाई अश्विन का नाम फुसफुसाने की कोशिश की। वह नहीं था, अश्विन डायरी। और फिर उसका सिर एक तरफ उड़ गया। बिग बुल दलाल स्ट्रीट का बादशाह, भारत के फाइनेंशियल इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, एक सरकारी अस्पताल की व्हील चेयर में अकेला और लाचार मर चुका था। उसकी मौत ऑफिशियली हार्ट अटैक से हुई थी, पर कुछ सवाल हवा में तैरते रह गए। इलाज में 4 घंटे की देरी क्यों हुई? उसे चलने के लिए क्यों मजबूर किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व क्यों रखा गया? ये सब एक बड़े कवर अप की तरह इशारा कर रहा था। हर्षद मर चुका था, पर उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल गुजर गए। हर्षद मेहता की कहानी एक सस्पेंस बन गई, जिसे वेब सीरीज और किताबों में बार बार दिखाया गया। उसकी मौत को एक दुखद अंत मान लिया गया, पर कुछ कहानियां कभी पूरी तरह नहीं मरती। आरव मुंबई में एक बड़े न्यूज पोर्टल के लिए काम करने वाला एक तेज तर्रार खोजी पत्रकार था। उसे हर्षद मेहता की कहानी हमेशा से खींचती थी। एक आम लड़के का जबरदस्त उत्थान और फिर उसका ही ड्रामा भरा पतन। एक शाम उसे अपने इनबॉक्स में एक गुमनाम एन्क्रिप्टेड ईमेल मिला। सब्जेक्ट था बिग बुल। ईमेल में बस एक लाइन थी। वे कहते हैं ना कि बिग बुल दिल के दौरे से मर गया, वे झूठ बोलते हैं। इसके साथ एक छोटी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल थी। आरव ने कुछ गेस करने के बाद पासवर्ड ACC 900 डाला। फाइल खुल गई। उसमें कुछ अधूरे सुराग थे। एक रिटायरमेंट जेल डॉक्टर का नाम डॉक्टर वर्मा, एक गार्ड सरनेम पाटिल और एक कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्मूला। आरव की जर्नलिज्म की नसें फड़क उठी। अगर इसमें 1% भी सच्चाई हुई तो ये उसके करियर की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं आरव की वो सच बताऊंगा जिसने उसने बिग बुल के ऊपर की थी। क्या उसे सच्चाई मिली या वो भी इस अंधकार में डूब गया? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।